So first of all, we are going to talk about English comprehension. In the second part, we are going to talk about VA, and in the third part, we are going to talk about grammar. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो मेन फोकस है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे आएंगे तो आपके लिए दिस इज गोइंग टू वर्क रियली वेरी वेल. अब देखिए, मोस्टली क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपको एक पैसेज दिया जाता है. पैसेज के बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि 15 क्वेश्चंस हैं तो ऐसा होने वाला है कि आपको 3 पैसेजेस आएंगे एंड 5 क्वेश्चंस पर पैसेज आएगा. ठीक है, तो उस वजह से आपके पास 15 क्वेश्चंस का एक बैंक बन जाएगा. एंड देयर आर गोइंग टू बी ऑप्शंस. ऑप्शंस मोस्टली ऐसा होता है कि 4 ऑप्शंस आते हैं, ए बी सी एंड डी. तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आते हैं एंड यही बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पे आप फंस जाते हो. ठीक है, तो अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं एंड दैट इज द एक्चुअल ट्रिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हाईलाइट है इस पूरे सेशन की. दैट इज द QPO मेथड. मतलब पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन पढ़ के समझ लेंगे कि उस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, वो क्या आपसे पूछ रहा है. करेक्ट. तो आपने जैसे आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, आपने इन 5 क्वेश्चन को पढ़ लिया और ये समझ लिया कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं आपसे एंड आपने उस चीज को रिटेन करने की कोशिश की. मैक्सिमम आप कोशिश करिए रिटेन करने की. नहीं भी होता है रिटेन तो भी यू कैन रिविजिट द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 या 2 स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे. सेकेंड इज कि आप पैसेज पे जाएंगे एंड पैसेज रीड करना स्टार्ट करेंगे. अब देखिए, अगर कोई पैसेज फॉर एग्जाम्पल नेपाल प्रोटेस्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसेज को इस तरीके से पढ़ना जरूरी है कि नेपाल प्रोटेस्ट में क्या हुआ इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए या इसके फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. आपको पैसेज कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, जस्ट टू आंसर दीज 5 क्वेश्चंस. इसलिए पैसेज को भी जब मार्क कर रहे हो तो इस बेसिस पे मार्क करो कि कौन सी चीजें आपको हेल्प कर रही हैं अपने क्वेश्चंस को ढूंढने में, अपने क्वेश्चन के लिए आंसर्स को ढूंढने में. द लास्ट थिंग इज ऑप्शंस. देखिए, मुझे मालूम है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शंस तो 4 दिए ही होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ चूज कर ही लेंगे, बट दैट इज नॉट ट्रू. ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. अगर डिफिकल्टी लेवल हाई रखा जाता है एग्जाम का, देन द ऑप्शंस आर गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग एंड आप 3 से 4 ऑप्शंस में से भी एक नहीं चूज कर पाएंगे. एंड अगर एक मीडियम टू डिफिकल्ट भी रखा जाता है डिफिकल्टी लेवल को, तो भी आप 2 ऑप्शंस में तो पक्का से फंसेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाए जाते हैं. नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है इस एक्सरसाइज को करवाने का इन इट्स फर्स्ट प्लेस. करेक्ट. देयरफॉर आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, फिर पैसेज पढ़ना चाहिए, फिर ऑप्शन पढ़ना चाहिए. अब आप समझ लेते हैं कि जो हमारी बेसिक टेक्निक होती है, एक नॉर्मल पर्सन जैसे जो तैयारी नहीं करता है, जो बहुत समय तक प्रैक्टिस नहीं करता है, जब वो एक PQO मेथड को फॉलो करता है तब वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है जिसकी वजह से उसको QPO मेथड को फॉलो करना चाहिए. सबसे पहली बात तो, अगर आप सबसे पहले पैसेज पढ़ना चालू करते हैं तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के बेसिस पे पैसेज पढ़ना चालू करते हैं. जैसे अगर आप एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आपके लिए जरूरी है कि किस ईयर में कोई चीज हुई, किस ईयर में कितना डेटा उसका था. जैसे 15% लिखा है 2022 में, तो आप ये सब चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से देखना चालू कर देते हैं. एंड इस बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन तब जब आप नॉलेज अटेन करना चाहते हो, लेकिन तब नहीं जब आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो. देयरफॉर पैसेज पढ़ना सही नहीं होता. सेकेंडली, जैसे आप पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पे आते हो, आप पैसेज में पढ़ी हुई आधी से ज्यादा बातें भूल जाते हो. इवन दो यू हैव मार्क्ड मोर देन हाफ ऑफ द पैसेज, फिर भी आप पैसेज को पूरी तरीके से भूल जाते हो. तो ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड में भी क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, आप समझ में आ गया, आपने मार्क कर लिया. थर्ड क्वेश्चन तक आप इतना ज्यादा पैसेज भूल जाते हो कि आपको वापस जाके पूरे पैसेज को एक बार स्किम करना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है, ताकि आप उस एविडेंस को निकाल सको अपने पैसेज में से जिसमें से थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. उसमें बहुत टाइम जाता है एंड अननेसेसरी. अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लगाएंगे तो QA एंड LR का आप टाइम ले लेंगे एंड उसमें भी अटेम्प्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड साथ में एक्यूरेसी की भी जरूरत है. तो इसीलिए QPO मेथड वर्क्स बेटर. सिर्फ यही 2 प्रॉब्लम्स इंसान फेस करता है एंड इन दोनों प्रॉब्लम से आप डील कर सकते हैं अगर आप इस तरीके को अपना लेते हैं. मूविंग ऑन टू नाउ टेलिंग यू कि एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है. अगर आप ये सोचते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब बेसिक होता है, कुछ रीड किया, उससे जो समझ में आया उसके बेसिस पे आंसर मार्क कर दिए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेकिन आपको समझना क्या है, दैट इज द प्रॉब्लम.
हाउ इज नॉट द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब अगर आप इस व्हाट क्वेश्चन को रखते हो सामने अपने, तो इस व्हाट का एक बहुत अच्छा आंसर मैं आपको देना चाहूंगी। जब आप कुछ भी रीड करते हो एंड आप इन 3 चीजों को समझ जाते हो, तो आपके लिए आप समझ लीजिए आपने कुछ रीड करके कॉम्प्रिहेंड कर लिया। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड दीज 3 थिंग्स एंड दैट इज कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स, कंक्लूजन। बेसिक कॉन्टेक्स्ट, क्रक्स, कंक्लूजन। आपने हमेशा लाइफ में कॉन्टेक्स्ट वर्ड सुना होगा। जब भी आप कुछ ऐसे एकदम से ब्लैबर करने लगे हैं एंड आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बहन से लड़ाई कर रहे हैं या अपने भाई से लड़ाई कर रहे हैं एंड मम्मी आके पूछती है तुम लड़ाई किस बात पे कर रहे हो, बात क्या है, किस बात पे लड़ाई हो रही है, क्यों गाली गलौज कर रहे हो, तो क्या होता है, वो कॉन्टेक्स्ट होता है कि बात किस बारे में चल रही है, व्हाट इज द मेन पर्पस कि ये चीजें हो रही हैं, करेक्ट। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से विवाद हुआ। आप क्या करते हो, आप बैकग्राउंड में जाते हो, आप सोचते हो कि इस बात का बैकग्राउंड क्या है एंड किस थॉट प्रोसेस से इंसान ने लड़ाई चालू की होगी, करेक्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, या आप बोल सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो होती है वो एक थीम होती है, एक जॉनर होता है जिसमें चीजें वर्क कर रही होती है। लेट मी गिव यू अ वेरी सटल एंड वेरी इजी एग्जांपल। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरी हैरी पॉटर की मूवीज या पूरी हैरी पॉटर की बुक्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उनका कॉन्टेक्स्ट पूरी हैरी पॉटर्स का, अगर आप एक बुक लोगे वो चेंज हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अगर आप पूरी का देख रहे हो तो इट इज मैजिक। मैजिक के बारे में बात हो रही है। अगर मैजिक नहीं होगा तो हैरी पॉटर नहीं होगा, हैरी पॉटर नहीं होगा तो हॉगवर्ट्स नहीं होगा, हॉगवर्ट्स नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। तो वो होता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब किसी ना किसी वजह से कुछ हो रहा है एंड वो वजह क्या है आपको ये जानना होता है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड इज क्रक्स। क्रक्स का मतलब होता है समरी, सिंपल समरी। अब देखो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बोरिंग मूवी में गए क्योंकि आप एक होपलेस रोमांटिक काइंड ऑफ अ पर्सन हो एंड आपको रोमांटिक मूवीज बहुत पसंद है, लेकिन आपका जो भाई है या आपकी कोई फ्रेंड है जिसको होपलेस रोमांटिक मूवीज नहीं पसंद है, तो वो उस मूवी को देखने नहीं जाती है। अब लेकिन उस मूवी की भयंकर हाइप है, तो जब आप एक 3 घंटे की मूवी को देख के आते हो, उसके बाद आपसे दोस्त पूछती है कि यार क्या हुआ मूवी में, तो मुझे स्टोरी बता दे क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैं थिएटर जाके 3 घंटे इस फालतू चीज में इन्वेस्ट करूं, लेकिन मैं स्टोरी जानना चाहती हूं। तो आप क्या करोगे, आप उस 3 घंटे की मूवी को मैक्सिमम 15 मिनट में पूरा समझा के उसको क्लियर कर दोगे। अब इन 15 मिनट में आप क्या क्या इन्वॉल्व करने वाले हो अपनी स्क्रिप्ट में, दैट इज गोइंग टू बी हीरो, उसका बैकग्राउंड, हीरोइन का बैकग्राउंड, विलेन का बैकग्राउंड, क्या हुआ, किस बात पे लड़ाई चालू हुई, ऐसा कौन सा डायलॉग था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग था, कौन सी चीज सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगी, आपको कैसे लगे कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, आप ये सब चीजें बताते हो, करेक्ट। तो ये क्या होता है, ये एक समरी होती है। समरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इंक्लूसिवली आप 3 घंटे की मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के एक छोटी सी पार्ट में बनाते हो एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू जब आपसे क्रक्स या समरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आपसे समरी या क्रक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इंक्लूसिविटी के बेसिस पे आंसर करना होता है कुछ क्वेश्चंस का। अभी मैं आपको और अच्छे से बाद में समझाऊंगी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स कि मैं कंक्लूजन पे आऊं। कंक्लूजन जो होता है वो सिर्फ एक आउटकम होता है कि एक ऑथर ने अगर फॉर एग्जाम्पल एक एडिटोरियल लिखा है द हिंदू न्यूज़पेपर पे, तो जो एडिटोरियल लिखने वाला एडिटर है, द पर्सन हु हैज रिटन दिस एडिटोरियल, वो किस आउटकम तक आपको लेके जाना चाहता था, उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो एम, गोल, पर्पस एंड इनके जितने भी सिनोनिम्स है ये आप सब देख लीजिए एंड वो सारा ही सारा कंक्लूजन में आता है। तो इन दैट सेंस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इनके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। वो क्या लैंग्वेज होती है मैं आपको 1 सेकेंड में बता रही हूँ। जब आप कंक्लूजन के क्वेश्चंस देखेंगे तो वो मोस्टली आपको इस तरीके से देखेंगे, द मेन एम, पर्पस, गोल एंड इसके जितने भी सिनोनिम्स होते हैं, करेक्ट। आप सिनोनिम्स की एक लिस्ट बना लो, एम वर्ड का सिनोनिम, पर्पस एंड गोल, ये सारे ही सिनोनिम्स हैं, इनकी एक लिस्ट बना लो। एंड मेन के अलावा आपको यूज किया जा सकता है वर्ड सेंट्रल, सेंट्रल या मेन, इनके अलावा और कोई वर्ड यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज क्रक्स। क्रक्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मेन थीम, ठीक है, मेन थीम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
टाइटल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर जॉनर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बेसिस पे आपको बैकग्राउंड समझ में आता है। करेक्ट। एंड क्रक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेन की जगह कभी भी सेंट्रल यूज हो सकता है, ठीक है, मेन आइडिया या फिर मेन पॉइंट, लेकिन ये दोनों काफी अलग अलग हैं। जब आप आइडिया का आंसर दे रहे हैं तो वो इंक्लूसिव आंसर होना चाहिए, जब आप पॉइंट के लिए आंसर दे रहे हैं तो वो बहुत एक्सक्लूसिव आंसर होता है। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है एंड उस फॉर्मूला को आप यूज करके एक परफेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे एंड अपने पैसेज को भी उसी तरीके से रीड कर पाएंगे कि आप उस समरी को क्रिएट कर सकें। अब देखिए क्या होता है, इससे आपको ये भी समझना है कि आपको पैसेज कैसे रीड करना है। सेकेंडली आपको ये भी समझना है कि आपको समरी कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझनी है, इन दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी पैसेज जो होता है उसकी समरी को हम बोल सकते हैं मेन आइडिया। करेक्ट, मेन आइडिया कि किस आइडिया पे उस चीज को लिखा गया है, तो मेन आइडिया इज द समरी ऑफ द पैसेज। लेकिन ये मेन आइडिया मतलब पूरा का पूरा पैसेज बनता कैसे है, वो बनता है दो चीजों से। एक तो मेन पॉइंट, जो ऑथर की बेसिक दलील है, जो ऑथर का बेसिक क्लेम है या रीजन है जिसकी वजह से वो कोई बात कर रहा है, वो आपका मेन पॉइंट होता है एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लेकिन इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए ऑथर कई बार थोड़ा सा अपनी स्क्रिप्ट से हटके कुछ एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस, इलस्ट्रेशन, डेटास एक्सेट्रा देते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सपोर्टिंग आइडियाज। मेन पॉइंट में जब आप सपोर्टिंग आइडियाज को ऐड करते हैं तब जाके आपका मेन आइडिया बन के आता है। करेक्ट। अब देखिए आप कैसे समझोगे कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ डेटा या एग्जाम्पल आपका मेन पॉइंट है या सपोर्टिंग आइडिया है। मैं आपको बहुत क्लियर बताती हूं। इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ एक शब्द से हो जाता है एंड दैट इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेज, सॉरी, ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स या फ्रेजेस के बेसिस पे आप 100% समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा, एग्जाम्पल, इंस्टेंस जो दिया जा रहा है वो सपोर्टिंग आइडिया है या मेन पॉइंट का पार्ट है। जैसे अगर फर्दर मोर, इन एडिशन टू, मोर ओवर, हाउएवर एक्सेट्रा करके इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो सपोर्टिंग आइडिया है, क्योंकि वो मेन पॉइंट में किसी बात को ऐड कर रहा है। तो जब कोई तरीके का एडिशन हो रहा है किसी चीज में, मतलब मेन पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1 एंड सपोर्टिंग आइडिया इज पॉइंट 1.1। डू यू अंडरस्टैंड? तो इस चीज से बनता है आपका मेन आइडिया। अब ये फॉर्मूला इतना परफेक्ट है कि ये कभी भी फॉल्टर करता ही नहीं है। आई प्रूफ, देखो मेन आइडिया से जब आप सपोर्टिंग आइडिया को माइनस करते हैं तो मेन पॉइंट निकल के आ जाता है। मतलब आप पूरी समरी से सिर्फ सपोर्टिंग आइडियाज को निकाल के रीड आउट कर दोगे तो मेन पॉइंट बन के आ जाएगा। अगर आप मेन आइडिया से सिर्फ मेन पॉइंट को हटा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग आइडिया बच जाएंगे। करेक्ट। तो ये एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखो। इसके बेसिस पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको हमेशा कैटेगराइज कर दो। उससे क्या होगा, आपकी जो सॉल्विंग की टेक्निक है वो बहुत ज्यादा सही हो जाएगी, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। जो अभी स्कैटर्ड है या मैं कहूंगी क्लटर्ड है, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा एंड आप कोई भी क्वेश्चन को इन 3 सिचुएशंस में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर मोस्ट अग्री विथ। तो जब अग्री विथ वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो ऑब्वियसली क्रक्स के परव्यू में फॉल करेंगे, समरी के परव्यू में फॉल करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि ऑथर का थॉट प्रोसेस किसी पर्टिकुलर चीज को लेके क्या है। करेक्ट। देयरफॉर इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका क्यूपीओ मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपको मालूम है कि ऑथर अग्री करेगा कि नहीं करेगा वाला क्वेश्चन आ रहा है आपको, तो आपको उसमें ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत जरूरी है एंड दैट इज हाउ द क्यूपीओ मेथड वर्क्स एक्सट्रीमली वेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कई लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है कि क्यूपीओ मेथड जो है उसको यूज कैसे करना है,
क्या करना चाहिए एटसेट्रा, जिसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एंड बहुत ही अच्छी डिफिकल्टी लेवल की शीट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है। आप जाके जल्दी से उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करके देख लीजिए एंड उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एनरोल फॉर आवर टेस्ट सीरीज, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज के साथ आपको डेली आरसी मिलता है, प्लस आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के डेली क्विज मिलते हैं एंड एक्स्ट्रा वोकैबुलरी के वर्ड्स भी मिलते हैं। मैं आपको समझाती हूँ इसके आगे कि और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे हो सकता है कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पैसेज में कोई वर्ड लिखा है, उसको बोल्ड कर दिया या अंडरलाइन कर दिया और बोल दिया कि अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम दोनों में से कोई एक बात बता दो, या वाइस वर्सा कि कोई पर्टिकुलर इडियम यूज किया गया है पैराग्राफ में, उसका मीनिंग बता दो। 100% ये चीज हो सकती है, लेकिन उसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही जिस तरीके की वोकैबुलरी इंक्लूडेड होती है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट इज टोन्स। टोन्स जो होती हैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूज करी जाने वाली इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि टोन्स को समझने के लिए आपको पैसेज को समझना बहुत जरूरी है। आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका जो ऑथर है वो किस तरीके से किस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्या वो किसी चीज को लेके नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपके लिए ये भी जरूरी है समझना। क्या वो किसी चीज को एज एन इंफॉर्मेशन दे रहा है या वो किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। बोथ ऑफ दीज आर वेरी डिफरेंट। मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं, लेकिन अगर आप मेरे अंडर में काम करने वाले कोई व्यक्ति होते, जैसे एक थंबनेल डिजाइनर, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती कि इस थंबनेल में तुमको ये सब चीजें लिखनी है, ये सब करना है। दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन, दैट इज इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से टोन्स में एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है। अब टोन्स जो है वो आप रीड करके तो 100% समझ ही जाओगे पैसेज की क्या है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एंड वो होती है कि आपको ABCD ऑप्शन में से ही चूज करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है, आपको जो समझ में आया कि ऑथर इज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड इंस्ट्रक्शनल अबाउट इट, हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा सिनोनिम हो जो बहुत ही डिफिकल्ट है एंड आपके लिए एक अननोन वर्ड है। तो जब वो एक अननोन वर्ड है तो आप उस वर्ड को मार्क नहीं कर पाएंगे एंड वहां आप फेल हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग अ वेरी गुड, एक बढ़िया सी क्लास जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टोन्स पढ़ा दूंगी, जिसके बेसिस पे आप इतना तो सोच सकते हैं कि अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं टोन्स के, फॉर एग्जांपल, ऐसा हो नहीं सकता है 3 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इट्स एन एग्जैजरेशन। तो अगर आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है एक फॉल्टर हो जाए, एक वर्ड जो हो वो मैं शायद ना पढ़ा पाऊं, लेकिन मोस्टली टोन्स जो होते हैं इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। द सेकेंड काइंड ऑफ वोकैबुलरी दैट इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज फिगर्स ऑफ स्पीच। मुझे मालूम है जैसे ही मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच बोला आपको मन में लगा कि यार ये तो ग्रामर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये तो फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन प्रोनाउन एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी लाइफ में लिटरेरी डिवाइसेस वर्ड नहीं सुना है तो स्कूल में पोएटिक डिवाइसेस जरूर सुना होगा। ये जो पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, दे सजेस्ट व्हाट दे आर, मतलब पोएम्स में यूज होने वाले डिवाइसेस को पोएटिक डिवाइसेस बोला जाता है एंड किसी भी प्रकार की लिटरेचर में यूज होने वाली चीजों को लिटरेरी डिवाइसेस कहा जाता है। लिटरेरी डिवाइसेस का दूसरा नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इन तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं एंड ऑब्वियसली इन डिवाइसेस के भी नाम होते हैं। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल जिससे आप समझ जाएंगे शायद, क्योंकि ये तो सबने देखा होता है, सबने सुना होता है एंड सबको इनके मीनिंग भी मालूम होते हैं, खासकर इन दो के, एंड दैट इज मेटाफर, सिमिली। करेक्ट, आपने इन दोनों के नाम सुने होंगे, आप जानते होंगे, एक वेग आइडिया होगा कि क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं एटसेट्रा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाऊं तो अभी कमेंट करो टीच FOS एंड दैट्स इट। अगर आप ये एक कमेंट कर देंगे एंड मुझे 10 से 15 कमेंट्स मिल जाते हैं तो आई विल डेफिनेटली टीच यू एटलीस्ट 20 फिगर्स ऑफ स्पीच, पक्का, प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी की तरफ, जो हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखिए, जब वर्बल एबिलिटी की बात आती है एंड कोई भी बच्चा मुझसे बोलता है कि मैम वर्बल एबिलिटी के लिए तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स याद कर लिए हैं, मैं फ्लैश कार्ड्स यूज करता हूं, मैं सब कुछ यूज करता हूं, इट इज फाइन।
until unless you are preparing for an exam like IP MAT. लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है कि कॉम्प्रहेंशन हियर इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बीए को कैसे करेंगे। आप लेके 100 वर्ड्स की लिस्ट नहीं बैठ सकते हो एंड उनको याद करने की कोशिश नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर आर 2 रीजंस। सबसे पहली बात रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, सेकंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि भाई इतना सारा याद नहीं कर पाओगे, इतना सा टाइम बचा है। देयरफॉर वीए को मतलब फिगर आउट करने का एक बहुत ईजी सिस्टम है मेरे पास, एंड दैट इज यू हैव टू रीड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर अच्छे से करना है तो रीडिंग की हैबिट बनानी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एवरी डे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है एंड एक कम से कम ए ऑन एसेज पढ़ने हैं। वन ऑफ द ए ऑन ऐसे कोई भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पसंद से पढ़िए। अगर आपको साइफाई पसंद है साइफाई पढ़िए, फिलोसफी पसंद है फिलोसफी पढ़िए, आपको जो पसंद है वो पढ़िए। एंड आप जब न्यूज़पेपर एंड ए ऑन ऐसे पढ़ रहे हैं तो इनमें से आपको कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग तो आप जानते हैं, लेकिन आपको उस समय वो क्लिक नहीं कर रहा है। आपने ये वर्ड पहले देखा है लेकिन आपको उस समय वो क्लिक नहीं कर रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। एंड दूसरा है अननोन वर्ड, मतलब वो वर्ड जिसको आपने कभी जीवन में देखा ही नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दिस वर्ड, यू हैव नेवर कम अक्रॉस दैट वर्ड। तो अब आप इस डिफिकल्ट या अननोन वर्ड्स के साथ क्या करेंगे, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज इनके 5 सिनोनिम्स एंड 5 एंटोनिम्स निकाल के एक जगह एक रजिस्टर पे नोट कर लीजिए। इस बेसिस पे अब आप कम से कम फेमिलियराइज हो जाएंगे विथ 5 ऑफ दीज वर्ड्स प्लस 5 ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्लस दैट वन वर्ड जो आपके लिए अननोन या डिफिकल्ट था। एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड योर वोकैबुलरी। अगर आप सिर्फ मीनिंग जान जाएंगे तो आप एक वर्ड समझ पाएंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे, आप 11 वर्ड्स को अपने माइंड में जगह दे रहे हो जो आपसे नहीं ली जा सकती। करेक्ट। द थर्ड पार्ट इज ग्रामर। यस, ग्रामर भी आपके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी है, जिसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रामर में कुछ पर्टिकुलर चीजें पढ़ें। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इसके अलावा टेंसेस। आई थिंक दिस इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ फेवर फॉर यू, क्योंकि अगर ग्रामर के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहां और इन तीनों में काफी ज्यादा सिमट जाते हैं। हो सकता है कि एक आध कोई क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल दिस आए, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। इवन जब आपको वो वाला क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी मतलब क्या गलती है, फिगर आउट द मिस्टेक इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस या पर्टिकुलर पैराग्राफ, तो वो भी पूरा का पूरा इन चारों में ही कहीं ना कहीं समा जाता है। टेंसेस की प्रॉब्लम होती है या फिर प्रेपोजिशंस की प्रॉब्लम होती है, इसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इतना सा ग्रामर सिर्फ रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसको रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता आपको 1 घंटे से भी ज्यादा लगेगा। इट्स जस्ट 1 आवर ऑफ एफर्ट, लेकिन आप इसको छोड़िए मत, क्योंकि अगेन टेलिंग यू, फिर से एज अ मेंटोर, पहली बार एग्जाम हो रहा है, 100% ट्रस्ट के साथ मत जाइए, कुछ भी हो सकता है। Therefore, be ready, and if you have any questions, ask me in the comment section and I'll answer them all. I'll see you next time. Until then, bye.